नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। और दोस्तों, मैं जानता हूं आप में से कई साथी इंतजार कर रहे थे कि कब मैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सेकंड के जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके लिए आपका ये वीडियो लेकर के आऊं। और आपका इंतजार खत्म हो चुका है, क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं MSN2 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, किस प्रकार की स्ट्रेटेजी यूज करके हमें मेडिकल सर्जिकल में अच्छे नंबर लेके आने हैं। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग जब भी नाम आता है एक बड़े ही वास्ट सब्जेक्ट का नाम आता है, जहाँ पे हमें बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। और थर्ड ईयर के MSN हाँ थोड़ी बहुत ईजी है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें नंबर दिलाने में ये पीछे रह जाती है, क्योंकि हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट का पोर्शन है वो थोड़ा सा वीक रहता है। हम सर्जिकल मैनेजमेंट वाला पोर्शन सही नहीं कर पाते हैं, या फिर देखा जाए नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला पोर्शन है वो ढंग से नहीं लिख पाते, तो एग्जामिनर नंबर नहीं देता है। तो इन सब की बात करेंगे। पहले हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी बात कर लेते हैं। चलिए अपने इस वीडियो में चलते हैं और देखते हैं थर्ड ईयर के MSN क्या कहती है। थर्ड ईयर के MSN में वो सारे सिस्टम बाकी है बचे हुए जो आपने सेकंड ईयर में नहीं पढ़े। देखा जाए तो इसमें ENT आने वाली है। जो पहली यूनिट आएगी वो ENT का मतलब रहेगा ईयर, नोज और थ्रोट। आगे आएगी आई, आंख के बारे में। फिर तीसरे नंबर सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट नर्वस सिस्टम। ओके, फोर्थ नंबर आएगी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हालांकि हम इसमें ओनली फॉर गायनिक का पोर्शन पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। अगली आती है फिफ्थ यूनिट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बर्न, रिकंस्ट्रक्टिव और कॉस्मेटिक सर्जरी, जिसमें जो बर्न वाला पोर्शन है वो 99% आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगली सिक्स नंबर पे आ रही है ऑन्कोलॉजी, मतलब कि कैंसर से रिलेटेड सारी बातें हम डिस्कस करेंगे, ये भी यूनिट इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं डिजास्टर नर्सिंग, जिसका एक फिक्स क्वेश्चन आता ही आता है और इस बार तो बड़ा सवाल आने की आशंका है, इसलिए डिजास्टर नर्सिंग थियोरेटिकल है टोटली, लेकिन कई सारी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये लेकर के घूमती है। अगली है जेरियाटिक नर्सिंग। फिर CCU, वेरी 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 इंपॉर्टेंट यूनिट CCU, क्रिटिकल केयर यूनिट, यानी कि जिसमें हम ICU के बारे में पढ़ेंगे। और 10th, जिस यूनिट से सबसे कम सवाल आते हैं, ऑक्यूपेशनल और इंडस्ट्रियल डिसऑर्डर। ठीक है, अब 10 यूनिट है, 10 यूनिट को कैसे पढ़ना है, कौन से इंपॉर्टेंट सवाल है, चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे जो बड़ी यूनिट है, या फिर बोला जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है, सबसे कंसेप्चुअल यूनिट है, या फिर देखा जाए जो आपके आगे फ्यूचर के नर्सिंग ऑफिसर के एग्जाम आएंगे उनमें जो इंपॉर्टेंट यूनिट है वो है नर्वस सिस्टम। अब पहले मैं आपको बता दूं, नर्वस सिस्टम में से पिछले साल CVA स्ट्रोक का बड़ा सवाल आया हुआ है, पहले भी काफी बार आया हुआ है। इस बार जो बड़ा सवाल आने की आशंका है वो है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से। ठीक है, तो SCI आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना, इसका मैनेजमेंट। साथ ही साथ इसमें एक ग्लासगो कोमा स्केल, चाहे आप हेड इंजरी पढ़ो, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पढ़ो, ग्लासगो कोमा स्केल जरूर पढ़ लेना। 4 नंबर का जीवन पर्यंत आपको इस ग्लासगो कोमा स्केल को पढ़ना पड़ेगा जब तक आप नर्सिंग फील्ड में हो, तो इसको आपको अच्छे से आना चाहिए। हो सके तो आप एक बड़ा सा पोस्टर चार्ट बना के ग्लासगो कोमा स्केल का अपने साथ रख सकते हो। अगला जो तीसरा सवाल है वो हेड इंजरी का है। फोर्थ है मेनिंजाइटिस, आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, पीडिया में भी पढ़ते हो, यहाँ भी पढ़ना पड़ता है। अगला देखिए, मेनिंजाइटिस में थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, पीडिया में हम सिर्फ नियोनेट्स के बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत यहाँ पे मेनिंजाइटिस हम एडल्ट हेल्थ नर्सिंग का भी लेके चलते हैं। अगली बात करते हैं CVA, सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट, जिसका नाम दूसरा है स्ट्रोक, ये भी आपको पढ़ना है। रीजन स्ट्रोक को पढ़ने का ये है, आपकी पूरी न्यूरोलॉजी में स्ट्रोक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत सारी चीज़ों के साथ ही एसोसिएटेड है, इसलिए CVA स्ट्रोक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इस बार 4 नंबर का सवाल आने की ज़्यादा आशंका है, बाकी आप CVA को अच्छे से जरूर पढ़ें। अगला एक 4 नंबर का सवाल है बेल्स पाल्सी, जो आपके पूछ सकते हैं अगर टफ पेपर बना तो। टफ पेपर बना तो ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया का 4 नंबर का शॉर्ट नोट्स आ सकता है। माइस्थेनिया ग्रेविस 4 नंबर में पूछा जा सकता है। GBS, देखिए यहाँ पे मैं एक एक्स्ट्रा टॉपिक बता रहा हूँ, GBS गुलेनबर्ग सिंड्रोम, हालांकि इसका सवाल यूनिवर्सिटी में इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत 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 रेयर पूछा जाता है, लेकिन अगर नया पैटर्न का पेपर आया तो GBS आपको पूछा जा सकता है, इसलिए आप जरूर इसको पढ़ ले। अगला है अल्जाइमर डिजीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन 4 नंबर में जो भी मैंने आपको बताया है उसमें अल्जाइमर डिजीज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगली है पार्किंसन डिजीज, जो अल्जाइमर डिजीज से रिलेटेड है, तो आपको ये जरूर पढ़ लेनी है। अब सबसे बड़ा जो पोर्शन था वो अपना न्यूरोलॉजी का था, जो खत्म हो गया। आगे आई की बात करते हैं। आई में आप 3 डिसऑर्डर पढ़ोगे गाइस। कैटरेक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर रेटाइनल डिटेचमेंट 4 नंबर के हिसाब से, फिर ग्लूकोमा 3 नंबर के हिसाब से। लेकिन फिर भी आई वाला पोर्शन बहुत इजी पोर्शन है, आप एक बार 2 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। तो इसमें मैंने काफ़ी सारे सब टॉपिक्स ऐड किए हैं जो आपके इन्हीं तीनों सवालों से निकल करके आते हैं। जैसे कंजक्टिवाइटिस, 4 नंबर में कंजक्टिवाइटिस आने का चांस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पिछले बार इसका आउटब्रेक हुआ था, पिछले बार आपको पता होगा आई फ्लू चला था, तो यही वो कंजक्टिवाइटिस था, इसलिए इसके आने के चांस ज़्यादा है। अगला है रिफ्रैक्टिव एरर, मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, ये आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो रिफ्रैक्टिव एरर करके क्वेश्चन आएगा। अगला है नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम, हो सकता है अगर एग्जामिनर ने थोड़ा बहुत डिफरेंट पेपर दिया तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का एक टॉपिक उठाएगा, यहाँ पे नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम आपको पूछ सकता है। अगला देखिए, डायग्नोस्टिक मेथड में स्नेल चार्ट और स्लिप लैंप एग्जामिनेशन, ये दोनों डायग्नोस्टिक टेस्ट है, ये आपको ढंग से जरूर पढ़ने हैं। जब भी आई का सवाल आए इन दोनों टेस्ट को भी आप अच्छे से उसमें लिख के आए, डिस्क्राइब करके आए, आपके अच्छे नंबर आएंगे, 100% गारंटी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपन।
अगली फिफ्थ यूनिट, सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है गाइस फिफ्थ यूनिट। फिफ्थ यूनिट में देखा जाए तो देखिए बर्न के बारे में आप सब कुछ पढ़ लीजिए, सब कुछ जितना भी आपको पढ़ा जा सकता है। जैसे क्लासिफिकेशन क्या होता है, ठीक है, इसका मैनेजमेंट कैसा है, इसमें फ्लूइड कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें इमरजेंट मैनेजमेंट क्या होता है, अलग अलग इसमें मैनेजमेंट की फेज आती है। दैट्स ऑल आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और अगर आपको बर्न पढ़ना है तो आप कमेंट्स में करिए। अगर 10-20 से ज़्यादा कमेंट्स हुए तो मैं ज़रूर बर्न आपके लिए एक क्लास लेकर के आऊँगा। बर्न की मेरे पास नोट्स पड़े हैं, लेकिन बस वही है, समय नहीं निकल पाता। समय तब निकलेगा जब आपसे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, कमेंट्स मिलेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। एक सब टॉपिक है कॉस्मेटिक सर्जरी। आज तक बहुत कम कॉस्मेटिक थेरेपी या सर्जरी बहुत कम पूछा गया सवाल है, बस 4 नंबर के हिसाब से देख लेना होता क्या है। 6th यूनिट है ऑन्कोलॉजी गाइज। ऑन्कोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। आपने पैथोलॉजी में भी पढ़ी है। पैथोलॉजी से 2-3 क्वेश्चन है जो उठ करके आते हैं, जैसे नियोप्लेजिया क्या होता है, बिनाइन और मेलिग्नेंट ट्यूमर में क्या फ़र्क है। अगले कुछ क्वेश्चन है जो शॉर्ट आंसर में आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। वार्निंग साइन ऑफ द कैंसर क्या होते हैं, ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसीज क्या होती है, ठीक है। आगे गाइस बड़ा सवाल 8 नंबर में आने का चांस है, ल्यूकीमिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा दो। जो भी स्टार लगा हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। CACX सर्विक्स कैंसर 4 नंबर में आ सकता है। HPV वैक्सीन के बारे में आप जितनी जानकारी जुटा सको जुटा लो, क्योंकि आपको हमेशा एज ए नर्सिंग फील्ड में आप हो तो पीडियाट्रिक ले लो, चाहे आप एडल्ट हेल्थ नर्सिंग ले लो, वाइवा में HPV वैक्सीन से रिलेटेड सवाल आता है। अगला एक ब्रेस्ट कैंसर। आप ब्रेस्ट कैंसर मुझे पता है कि आप 16 नंबर जितना पढ़ोगे, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस बार 4 नंबर से बड़ा ब्रेस्ट कैंसर का सवाल नहीं आएगा, बट आपको फिर भी इसमें जैसे कि आपको ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन है वो अच्छे से पढ़ लेना, आगे लिखा हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला देखिए गाइस, जैसे रेडियोथेरेपी और इसमें नर्सिंग रोल क्या होते हैं, दैट्स ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। 4 नंबर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। अगला कुछ सब टॉपिक से लाइन खींच के अलग मैंने ऐड किए हैं। एज ए टॉपर आपको कीमोथेरेपी याद कर लेनी है, कीमोथेरेपी में कुछ ड्रग्स है वो याद कर लेना। बोन मेरो ट्रांसप्लांट है वो टॉपिक भी आप पढ़ सकते हो। पैलिएटिव केयर क्या होता है 4 नंबर में जरूर पढ़ लेना, सारे ही पढ़ लेना, क्योंकि पैलिएटिव केयर का मतलब आपको पता होना चाहिए। अगला जैसे 7th यूनिट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट यूनिट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट यूनिट, डिजास्टर नर्सिंग। डिजास्टर नर्सिंग के भी मेरे पास अच्छे खासे नोट्स है, अच्छी खासी क्लास है, मैं बना सकता हूँ, बट ऑल आई नीड इज योर एप्रिसिएशन। आप कमेंट्स कीजिए डिजास्टर, तो मैं जरूर कवर करूँगा इस टॉपिक को। डिजास्टर, इसके टाइप, डिजास्टर साइकिल, ट्राइज, क्राइसिस इंटरवेंशन, ठीक है। इसमें क्राइसिस इंटरवेंशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो टाइप ऑफ डिजास्टर है या डिजास्टर साइकिल है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या ट्राइज नाम से सवाल जरूर आता है, और इस बार भी बड़ा सवाल आने की आशंका है गाइस। अगली है जेरियाट्रिक नर्सिंग। कुछ ही नहीं, बस एक सवाल आता है कि बुढ़ापे में क्या क्या बॉडी में फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल चेंज आते हैं, और दैट्स आर वेरी इजी, और आप जेरियाट्रिक नर्सिंग बहुत अच्छे से कवर सकते हो। अगला आता है गाइस 4th यूनिट आती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। थोड़ी बहुत आपको ये कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है, लेकिन बड़ी इजी है, जिसका नाम है यहाँ पे गायनिक, है ना। यहाँ पे आपको सारे मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर जो भी होते हैं, जैसे मिनोरेजिया, मेटेरोरेजिया, है ना, एमिनोरिया, और इससे रिलेटेड जो भी टर्म्स है उनकी डेफिनेशन देख लेनी है, क्योंकि एग्जाम में ये जरूर करके आएगा मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, तो आपको इन सबको ही लिखना पड़ता है। अगला है यूटेराइन फाइब्रॉइड, ये बड़ा सवाल बन सकता है आपके 8 नंबर का। अगला एक हाइडेटिफॉर्म मॉल है, वो 4 नंबर में आ सकता है। एबॉर्शन है वो आ सकता है। PID, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, थोड़ा बहुत जो भी अंडरलाइन किया है वो इंपॉर्टेंट है। एक पॉलिप और फाइब्रॉइड में क्या फ़र्क होता है ये आपको प्रिपेयर कर लेना है एज ए एडवांस्ड स्टूडेंट। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कैसे करते हैं आपको देख लेना है। MTP एक्ट, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, आपको बहुत अच्छे से देखना है। इसके जो भी नए अपडेट्स आए हैं गाइस वो जरूर आप एग्जाम में लिख के आना, आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। अगला एक 4 नंबर में सवाल बन सकता है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम क्या होता है। ओके, ये हालांकि क्या है कि नाम से आप पता नहीं लगा पाओगे, इसलिए थोड़ा बहुत टफ टॉपिक जरूर दिया जाता है, इसलिए टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम आपको अच्छे से देख लेना है। अगला है PMS, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, ठीक है। तो ये PMS से रिलेटेड जो भी साइन सिम्टम आते हैं, क्या क्या अपन इसको मॉडिफिकेशन करने के लिए बोलते हैं, तो दैट्स ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग PMS। अगला अपन चलते हैं ENT, है ना, ईयर, नोज एंड थ्रोट। ईयर में आपको ओटाइटिस मीडिया बहुत अच्छे से पढ़ना है। मेनियर डिजीज 4 नंबर के हिसाब से, साइनोसाइटिस 4 नंबर, टॉन्सिलाइटिस 4 नंबर, एपिस्टैक्सिस 8 नंबर, इसका मैनेजमेंट अच्छे से। हियरिंग एड्स पढ़ लेने हैं। वेबर और रीनी टेस्ट पढ़ लेना है, ओटाइटिस मीडिया में बहुत इंपॉर्टेंट है। हियरिंग लॉस क्या होता है, कंडक्टिव हियरिंग लॉस क्या होता है, सेंसिनेरियल क्या होता है ना, और मास्टर्डाइटिस क्या होता है, ये सब आपको पढ़ना है। और यहाँ से आपकी MSN खत्म। देखिए MSN 2 जिसमें बचे हुए सिस्टम है, और मेरे हिसाब से सेकंड ईयर से ये बहुत ईजी है, क्योंकि सेकंड ईयर में पहली बार MSN आती है, बहुत सारे दूसरे सब्जेक्ट भी होते हैं तो हम कर नहीं पाते, लेकिन आप थर्ड ईयर के MSN में बहुत अच्छे नंबर अचीव कर सकते हो। लेकिन आप वहीं मात खाओगे नर्सिंग मैनेजमेंट में, नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी में, मेडिकल मैनेजमेंट में। तो देखिए गाइज, आपको ना नर्सिंग मैनेजमेंट का बेहतर तरीका मैंने पुराने बहुत सारे वीडियो में बताया, और MSN के मैंने इतने वीडियोस निकाल दिए हैं कि सफिशिएंटली आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप नर्सिंग मैनेजमेंट मेरे हिसाब से बना करके आप अच्छे नंबर ला सकते हो।
एक चीज़ जो सबको आनी चाहिए वो ये है, आप चाहे इसको लिख लो कि भाई A4 साइज़ के जितनी भी आपको डिजीज़ दे रखी है, इसमें इन सब की एटलीस्ट डेफिनेशन, एक बहुत ही अच्छी डेफिनेशन आपको ज़रूर आनी चाहिए, क्योंकि डेफिनेशन से आप बहुत कुछ निकाल सकते हो। और हमेशा एमएसएन पढ़ने का तरीका थोड़ा बहुत कैजुअल रखिए। आप क्या करिए भाई, किसी भी डिजीज़ को एक स्टोरी फॉर्म में पढ़िए। लाइक कि आपके सामने पेशेंट आया, वो ये सिम्टम्स लेके आया और ये सिम्टम्स लेके आया, उस हिसाब से आपने डायग्नोस्ट किया, ये टेस्ट किया और ये टेस्ट किया, तब आपको पता लगा ये डिजीज़ है, ये डिजीज़ ये होती है। फिर आपने पेशेंट को बोला कि इसकी पैथोफिजियोलॉजी ये है, इस प्रकार से आपको डिजीज़ है वो प्रोग्रेस हुई है, आपको ये साइन एंड सिम्टम आ रहे हैं, इसकी कॉम्प्लिकेशन ये हो सकती है। जब आप इसको एक स्टोरी मैनर में पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा याद रहेगा। और एमएसएन एक बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है। आगे जब आप नॉरसेट वगैरह की प्रिपरेशन करोगे तो 50% से ज़्यादा एमएसएन पूछी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। इसलिए जितना अच्छे से हो सके पढ़िए। नर्सिंग लैब की साइट ज़रूर यूज़ कीजिए, वहाँ पे आपको स्टैंडर्ड एनक्लेक्स का कंटेंट, वहाँ के एनक्लेक्स से रिलेटेड या नर्सिंग के जो स्टैंडर्ड डायग्नोसिस है, नंदा के डायग्नोसिस है, वो आपको मिल जाएंगे यहाँ एमएसएन के लिए। तो आई होप आपके लिए वीडियो है काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। बाकी जो भी टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं उसकी मेजॉरिटी ऑफ कमेंट्स के हिसाब से मैं वीडियो बनाता रहूँगा। बाकी और सब्जेक्ट के भी ट्राई करता हूँ कि आपके वीडियो आते रहे।